इतिहास और तथ्य में आपका स्वागत है। इतिहास और रहस्य के बीच ना एक बहुत धुंधली सी लकीर होती है, जहां सच कहानियों में और कहानियां सच में ढल जाती हैं। आज हम एक ऐसी ही लकीर पर चलेंगे। एक ऐसे रहस्य की पड़ताल करेंगे जो 200 सालों से राजस्थान की गर्म हवाओं में गूंज रहा है। एक ऐसी कहानी जहां एक रात में हजारों लोग 84 गांव के गांव अचानक गायब हो गए। और देखिए, ये कोई काल्पनिक कहानी नहीं है। ये घटना आज से लगभग 200 साल पहले राजस्थान के जैसलमेर के पास बसे कुलधरा गांव और उसके आसपास के 83 गांवों में घटी थी जी। और आज हम सिर्फ वो कहानी नहीं सुनाएंगे जो सब जानते हैं, बल्कि इतिहास, भूगोल और लोक कथाओं की परतों को एक एक करके खोलेंगे, ये समझने के लिए कि सच क्या हो सकता है। सोचकर देखिए एक बार। एक सामान्य शाम है, घरों में चूल्हे जल रहे हैं, खाना बन रहा है, बच्चे खेल रहे होंगे। लेकिन अगली सुबह सिर्फ सन्नाटा। घर वहीं थे, मंदिर वहीं थे, आधा पका हुआ खाना बर्तनों में था, लेकिन इंसान एक भी नहीं। कोई लड़ाई नहीं, कोई बीमारी का निशान नहीं, बस एक अजीब सा डरावना खालीपन। तो सवाल यह है कि आखिर उस रात ऐसा हुआ क्या कि हजारों लोगों ने अपने पुरखों की जमीन हमेशा के लिए छोड़ दी। और यही आज हम समझने की कोशिश करेंगे। कुलधरा में पालीवाल ब्राह्मण रहते थे, जो सिर्फ पुजारी नहीं थे, वो खेती और व्यापार में बहुत कुशल, मतलब एक बेहद समृद्ध और स्वाभिमानी समुदाय थे। अच्छा। उन्होंने रेगिस्तान में भी खेती करने के ऐसे तरीके इजाद किए थे जो आज भी मिसाल हैं। तो आज की हमारी पड़ताल का मकसद इस घटना से जुड़े तथ्यों, अलग अलग थ्योरीज और कहानियों को सामने रखना है, ताकि हम समझ सकें कि इस रहस्य के पीछे की असली वजह क्या हो सकती है। चलिए तो फिर उस रहस्यमयी रात की पहेली को सुलझाना शुरू करते हैं। जो बात सबसे ज्यादा चौंकाती है वो यह है कि लोग अपना कीमती सामान और यहाँ तक कि आधा पका हुआ खाना छोड़कर चले गए, दरवाजे खुले रह गए। ये किसी सामान्य पलायन जैसा नहीं लगता। ये ऐसा लगता है जैसे उन्हें तुरंत उसी पल जाने पे मजबूर कर दिया गया हो। बिल्कुल, जिस तरह से सब कुछ पीछे छोड़ा गया है, उससे ये साफ है कि यह कोई बाहरी हमला या प्राकृतिक आपदा नहीं थी। सही बात है। हमले में लूटपाट होती, आपदा में तबाही के निशान होते। यहाँ ऐसा कुछ नहीं था। यह एक बहुत ही सुनियोजित और तेजी से किया गया पलायन था। पर यहाँ एक विरोधाभास है। एक मिनट, सुनियोजित और तेजी से, ये दोनों बातें एक साथ कैसे हो सकती हैं? हाँ, 84 गांव को एक साथ निकलने की योजना बनाने में तो हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन आधे पक्के खाने जैसे सबूत बताते हैं कि ये फैसला कुछ घंटों में लिया और लागू किया गया। ये कैसे मुमकिन हुआ? यहीं पर पालीवाल समुदाय का जो सामाजिक ढांचा है वो सामने आता है। उन 84 गांवों का एक अपना संगठन था जिसे 84 कहा जाता था। एक तरह की पंचायत या काउंसिल जो पूरे समुदाय के लिए फैसले लेती थी। अच्छा, एक काउंसिल। जी। उनका एक साथ गायब होना कोई भावनात्मक या अचानक लिया गया फैसला नहीं था, बल्कि ये एक संगठित समुदाय द्वारा लिया गया एक सोची समझी राजनीतिक कदम था। उन्होंने शायद पहले से ही योजना बना रखी थी कि अगर हालात एक हद से ज्यादा बिगड़े तो वो क्या करेंगे। और उस रात वो हद पार हो गई थी। बिल्कुल, एक ऐसा कदम जिसके लिए बहुत बड़ी वजह चाहिए, एक ऐसा खतरा जो लोगों को अपनी जमीन, अपने घर, अपनी पहचान, सब कुछ छोड़ने पर मजबूर कर दे। और यहीं पर हर कहानी के केंद्र में एक नाम आता है, सालिम सिंह। हाँ, कुलधरा की सबसे प्रसिद्ध और प्रचलित कहानी का मुख्य खलनायक सालिम सिंह ही है। वो उस वक्त जैसलमेर रियासत का दीवान था, यानी राज्य का सबसे शक्तिशाली मंत्री, जो टैक्स और प्रशासन का पूरा काम देखता था। उस दौर में जैसलमेर के महारावल का शासन कमजोर पड़ रहा था और सालिम सिंह जैसी शख्सियतें अपनी समानांतर सत्ता चला रही थीं। और लोग उसे उसके क्रूर स्वभाव के कारण जालिम सिंह भी कहते थे। हाँ, बिल्कुल था, जैसा कि अक्सर होता है। नहीं, बिल्कुल नहीं। पालीवाल ब्राह्मण बहुत समृद्ध थे। उन्होंने खड़ेन नाम की एक बहुत ही उन्नत कृषि तकनीक विकसित की थी, जिससे वो बारिश के पानी को रोककर सूखी जमीन पर भी भरपूर फसल उगा लेते थे। अच्छा। उनकी समृद्धि ही सालिम सिंह की आंखों में खटकती थी। वो उन पर लगातार भारी टैक्स लगाता था, लेकिन कहानी के अनुसार जुल्म की इंतहा तब हुई जब उसकी नजर गांव के मुखिया की बेटी पर पड़ गई। और वो उससे जबरदस्ती शादी करना चाहता था। उसने गांव वालों को धमकी दी और एक डेडलाइन दे दी, या तो लड़की को सौंप दो या फिर तबाही के लिए तैयार रहो। और यहीं पर यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ एक लड़की को बचाने का सवाल नहीं था,
ये पूरे पालीवाल समुदाय के आत्मसम्मान का सवाल बन गया था। बिल्कुल। सालिम सिंह की मांग उनके स्वाभिमान पर, उनकी पहचान पर सीधा हमला थी। उनके सामने दो ही रास्ते थे, या तो वे झुक जाएं और अपनी इज्जत सौंप दें, या फिर अपनी सदियों पुरानी जमीन, अपनी मेहनत से बनाई गई दुनिया, सब कुछ छोड़कर चले जाएं। और उन्होंने दूसरा रास्ता चुना। ये सोचना भी मुश्किल है कि उस 84 की पंचायत में क्या बात हुई होगी। एक तरफ पीढ़ियों का बसाया घर, दूसरी तरफ समुदाय का सम्मान, और उन्होंने सम्मान चुना। बिल्कुल। 84 गांव का एक साथ अपनी जड़ों को छोड़ देना उनकी अद्भुत सामाजिक एकता और स्वाभिमान को दिखाता है। ये एक व्यक्ति की क्रूरता के खिलाफ एक पूरे समुदाय का मौन विद्रोह था। सही कहा। उन्होंने अपनी ताकत लड़ाई में नहीं, बल्कि चुपचाप गायब हो जाने में दिखाई। एक ऐसा प्रतिरोध जिसका कोई निशान नहीं था सिवाय खाली गांव के। सालिम सिंह की कहानी बहुत दमदार है। यह हमें एक हीरो और एक विलेन देती है। लेकिन क्या इतिहासकारों के पास कोई और थियरी भी है? हाँ, क्या 84 गांवों के खाली होने की सिर्फ यही एक वजह हो सकती है? बिल्कुल। और यहीं पर असली पड़ताल शुरू होती है। सालिम सिंह की कहानी सबसे नाटकीय है, लेकिन कई इतिहासकार और शोधकर्ता मानते हैं कि वजहें और भी जटिल हो सकती हैं। पहली और सबसे मजबूत वैकल्पिक थ्योरी है आर्थिक उत्पीड़न की। मतलब मामला सिर्फ लड़की का नहीं बल्कि पैसे का था। हाँ, हो सकता है कि मुखिया की बेटी वाली कहानी बाद में जोड़ी गई हो ताकि घटना को एक भावनात्मक मोड़ दिया जा सके। असली वजह सालिम सिंह द्वारा लगाया गया असहनीय टैक्स और आर्थिक शोषण हो सकता है। अच्छा। उसने शायद पाली वालों के व्यापार मार्गों को बाधित कर दिया हो, उनकी खड़ीन व्यवस्था पर कब्जा करने की कोशिश की हो। जब किसी समृद्ध समुदाय की आर्थिक कमर ही तोड़ दी जाए तो उनके पास नई जगह जाकर सब कुछ फिर से शुरू करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। तो ये पलायन सम्मान के लिए उतना ही था जितना कि अपने आर्थिक भविष्य को बचाने के लिए। ये तो बिल्कुल लॉजिकल लगता है। और कोई दूसरी संभावना? दूसरी थ्योरी भूगोल और पर्यावरण से जुड़ी है। हमें ये याद रखना होगा कि ये एक रेगिस्तानी इलाका है। सही है। पाली वालों की पूरी समृद्धि पानी के कुशल प्रबंधन पे टिकी थी। कुछ भूवैज्ञानिकों का मानना है कि उस दौर में घग्गर हकरा नदी का बहाव बदल रहा था, जो इस क्षेत्र में भूमिगत जल का मुख्य स्रोत थी। ओह। हो सकता है कि कुएं सूख रहे हों, जमीन बंजर हो रही हो, और पलायन एक रात में नहीं बल्कि धीरे धीरे 1 या 2 दशकों में हुआ हो। अरे, तो मतलब जो कहानी एक रात की लगती है वो असल में एक धीमी गति से हुई पर्यावरणीय त्रासदी हो सकती है। ये तो पूरी कहानी ही बदल देता है। बिल्कुल। इस थियरी के हिसाब से आखिरी कुछ परिवार उस रात गए होंगे और समय के साथ ये पूरी घटना एक रात की कहानी में सिमट गई। एक तीसरी थियरी भी है जो एक बड़े भूकंप की ओर इशारा करती है। भूकंप? जी, 19वीं सदी की शुरुआत में इस क्षेत्र में भूकंप के कुछ प्रमाण मिले हैं। एक बड़े भूकंप से पानी के स्रोत नष्ट हो सकते हैं, घर असुरक्षित हो सकते हैं, जिससे लोगों को जगह छोड़ने पर मजबूर होना पड़ सकता है। तो हमारे पास 3 बड़ी थ्योरियां हैं: सालिम सिंह का जुल्म, आर्थिक और पर्यावरणीय पतन, और एक प्राकृतिक आपदा। लेकिन इन सब में एक सवाल फिर भी बना रहता है, वो हजारों लोग आखिर गए कहाँ? ये इस कहानी का सबसे पेचीदा हिस्सा है। इसका कोई ठोस रिकॉर्ड नहीं है। अनुमान है कि वे बिखर गए होंगे। कुछ मध्य प्रदेश चले गए, कुछ उत्तर प्रदेश और कुछ गुजरात। चूंकि वे एक संगठित समुदाय थे, उन्होंने शायद जानबूझकर अपनी पहचान को छुपाया हो ताकि सालिम सिंह या कोई और शासक उन्हें फिर से निशाना न बना सके। अच्छा। उनका गायब होना उनके बचने की तरकीब का हिस्सा था। तो अगर वजह पानी की कमी या भूकंप हो सकता है, तो फिर उस श्राप वाली बात का क्या मतलब है जो इस कहानी से इतनी गहराई से जुड़ी है? कहा जाता है कि गांव छोड़ते वक्त पाली वालों ने कुलधारा को श्राप दिया था, इस जमीन पर अब और कोई नहीं बस पाएगा। अब हम इतिहास से निकलकर लोक कथा और मनोविज्ञान के दायरे में आ रहे हैं। इस श्राप को एक इतिहासकार की नज़र से देखें तो यह कोई अलौकिक घटना नहीं, बल्कि एक बहुत शक्तिशाली मनोवैज्ञानिक हथियार है। मनोवैज्ञानिक हथियार? वो कैसे? जरा सोचिए, अगर पलायन की वजह सालिम सिंह था तो यह श्राप उसकी जीत को एक हार में बदलने का तरीका था। तुमने हमारी जमीन तो ले ली, पर अब तुम इस पर राज नहीं कर पाओगे। ये तो मेरे दिमाग में भी नहीं आया था। तो ये श्राप भूतों के लिए नहीं बल्कि इतिहास के लिए था। ये सुनिश्चित करने का एक तरीका था कि उनकी कहानी को उनके अत्याचारी द्वारा कभी दोबारा न लिखा जा सके। ये तो एक तरह की स्थायी अलौकिक प्रेस रिलीज जैसा है। आपने बिल्कुल सही पकड़ा। और अगर वजह पानी की कमी थी तो भी ये श्राप एक चेतावनी थी।
हम जा रहे हैं क्योंकि ये जगह अब रहने लायक नहीं है और कोई यहाँ बसने की कोशिश ना करे। इस श्राप ने ही एक ऐतिहासिक घटना को एक अमर किवबंदी में बदल दिया, जो आज भी लोगों को अपनी ओर खींचती भी है, उन्हें डराती भी है और सोचने पर मजबूर भी करती है। सही कहा। इसी श्राप की वजह से आज हम और आप इस पर बात कर रहे हैं। और इसका असर आज भी दिखता है। आज कुलधरा किस हाल में है? आज कुलधरा भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा संरक्षित एक राष्ट्रीय स्मारक है। ये एक तरह का ओपन एयर म्यूजियम बन गया है। दिन में हजारों पर्यटक वहां घूमने आते हैं, उन टूटे-फूटे घरों और वीरान गलियों को देखने जहां कभी एक समृद्ध समुदाय रहा करता था। लेकिन मैंने सुना है कि ये सब सिर्फ दिन में होता है। सूरज ढलते ही वहां के गेट बंद कर दिए जाते हैं। जी। और आज भी वहां कोई नहीं रहता। ऐसी भी कहानियां है कि जिसने भी वहां दोबारा बसने की कोशिश की, उसे अजीब असामान्य गतिविधियों का अनुभव हुआ। हाँ, और यही कहानियां इस जगह के रहस्य को जिंदा रखती हैं। ASI द्वारा इसका संरक्षण इस बात को प्रमाणित करता है कि ये सिर्फ एक लोक कथा नहीं, बल्कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटना है। भले ही इससे जुड़ी अलौकिक बातें सिर्फ कहानियां हों, लेकिन इन्हीं कहानियों ने ही कुलधरा की विरासत को संरक्षित किया है। वो टूटे हुए घर सिर्फ पत्थर और मिट्टी नहीं है, वो इतिहास के जीवंत स्मारक हैं, जो पालीवाल ब्राह्मणों के साहस, उनकी एकता और उनके बलिदान की कहानी कहते हैं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो कुलधरा की कहानी असल में किसी एक चीज की नहीं है। ये सिर्फ भूतों की कहानी नहीं है, नहीं सिर्फ एक जालिम दीवान की। ये इंसानी हिम्मत, सामुदायिक सम्मान, जुल्म के खिलाफ खड़े होने और शायद प्रकृति के सामने इंसान की लाचारी की भी कहानी है। आपने बिल्कुल सही कहा। कुलधरा एक बेहतरीन उदाहरण है कि कैसे इतिहास, भूगोल और किंवदंतियां आपस में घुल मिल जाती हैं। एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना यानी एक समुदाय का पलायन को एक शक्तिशाली कहानी और श्राप जैसी लोक कथाओं के माध्यम से जिंदा रखा गया है। तो तथ्य ये है कि वे चले गए? हाँ, क्यों गए? इसके कई संभावित जवाब हैं और यही रहस्य इसे इतना आकर्षक बनाता है। तो आखिर में सच क्या था? सालिम सिंह का आतंक, धीरे धीरे सूखता पानी या कांपती हुई धरती? सच शायद इन सब का मिश्रण हो सकता है। कुलधरा की खामोशी इन सभी संभावनाओं को अपने अंदर समेटे हुए है। सालिम सिंह की कहानी हमें एक नायक और एक खलनायक देती है, लेकिन जो दूसरी थ्योरीज हैं वो एक और भी ज्यादा दुखद कारण की ओर इशारा करती हैं। और शायद असली पड़ताल ये समझने में है कि इतिहास शायद ही कभी सिर्फ एक कहानी होता है। चलिए इस चर्चा को एक आखिरी विचार के साथ समाप्त करते हैं, जो श्रोताओं को सोचने के लिए है। आज के ज़माने में जब हम अपनी जड़ों, अपने घरों, अपनी संपत्ति से इतने ज़्यादा जुड़े होते हैं, क्या हम ये कल्पना कर सकते हैं कि एक पूरे समुदाय के लिए अपना सम्मान बचाने या एक बेहतर भविष्य की तलाश में सब कुछ पीछे छोड़ देना क्या मायने रखता होगा? ये सवाल हमें इतिहास को सिर्फ तारीखों और घटनाओं के संग्रह की तरह नहीं, बल्कि इंसानी फैसलों, भावनाओं और मूल्यों के आईने की तरह देखने पर मजबूर करता है। कुलधरा की खामोशी आज भी हमसे यही सवाल पूछती है।